आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर फर्स्ट दिनांक 15 अक्टूबर 2022 को मैथ्स और रीजनिंग के जो सवाल पूछे गए उनको वन बाय वन सोल्व करते हैं। पहला सवाल है कि यदि 3 की घात 2x माइनस 10 गुणा 81 की घात 2x माइनस 3 बराबर 1/9 हो तो x का मान क्या होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे दो नियम होते हैं कि यदि आधार समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो ऐसी स्थिति में घातें भी समान होती है, या फिर दूसरी स्थिति कि यदि घातें समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो ऐसी स्थिति में आधार भी समान हो जाते हैं। तो या तो आप आधार को समान कर लो या फिर घातों को समान कर लो। तो यहाँ पे आसान ये रहेगा कि आप आधार को समान कर लो, आधार समान हो जाएगा, उसके बाद में बीच में बराबर का चिन्ह है तो फिर घातों को भी आप समान करके तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधार 3 है, यहाँ पे 81 है, तो 81 को आप ऐसा लिख सकते हैं 3 की घात 4, क्योंकि आप 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा। 3 गुणा 3 9 होता है और 9 3 27, 27 3 81 होता है। इस कारण से हम 81 को 3 की घात 4 लिख सकते हैं। 1/9 है तो आप 1/9 को ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका घात का चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा 3 की घात -2। तो सबके आधार 3 3 3 हो जाएंगे, तो हम आसानी से इसको सरल कर पाएंगे। अब इसको लिखते हैं, देखो 3 की घात 2x माइनस 10 गुणा 81 को लिखा 3 की घात 4 और बाकी जो घात बची हुई है उसको ऐसा का ऐसा इसके ऊपर लगा देते हैं 2x माइनस 3 बराबर 1/9 को आप लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आधार समान है, इस कारण से घातें जुड़ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसको थोड़ा और सरल करते हैं। 2x माइनस 10 गुणा, ये घात की घात है तो घातें गुणा होगी, ये 4 गुणा होगा इससे, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा। तो 3 की घात 8x और माइनस 4 थी 12 हो जाएगा बराबर, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 3 की घात -2। अब आधार समान तो घातें जुड़ेगी, जुड़ेगी तो ऐसे हो जाएगा ये और ये जुड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं 2x माइनस 10, इसमें जुड़ जाएगा 8x और माइनस का 12 बराबर 3 की घात -2। अब देखो कि दो पद दिए गए हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है और उनके आधार समान है, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो उनकी जो घातें हैं वो भी बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे भी आधार 3, यहाँ पे भी आधार 3, तो ऐसी स्थिति में ये वाली घात बराबर हो जाएगी इस वाली घात के। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x माइनस 10 प्लस 8x माइनस 12 बराबर हो जाएगा -2 के। अब x वाले को जोड़ेंगे तो 8 और 2 हो जाएंगे 10x, ये माइनस का 10 और माइनस का 12 हो जाएगा -22 और बराबर -2। ये इधर जाएगा तो -22 हो जाएगा +22, प्लस के 22 में से 2 घटेगा तो बचेगा 10x बराबर 20, x का मान आ जाएगा 2, जो कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि 3 सेंटीमीटर वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए गए और उनमें से 2 गोलों की त्रिज्याएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो तीसरे गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो दोस्तों, मैंने क्लास में आपको एक रिलेशन बताया था कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब है वो 6 के क्यूब के बराबर होता है। अब इसी रिलेशन को डबल करके आप 3 का दुगुना 6 का क्यूब, 4 का दुगुना 8 का क्यूब, 5 का दुगुना 10 का क्यूब बराबर 12 का क्यूब कर सकते हैं। इसी रिलेशन को आधा करके 3 का क्यूब होता है तो इसका 3 का आधा कर दो 1.5, तो 1.5 का क्यूब प्लस 2 का आधा होता है 2, 4 का आधा होता है 2, तो 2 का क्यूब प्लस इस 5 का आधा होता है 2.5, तो 2.5 का क्यूब बराबर हो जाएगा 6 का भी आधा कर दो तो 3 का क्यूब। आप प्रत्येक संख्या को आधा कर देंगे, 3 का आधा 1.5, 4 का आधा 2, 5 का आधा 2.5, तो 6 का आधा 3 का क्यूब हो जाएगा। अब सवाल को देखना, मैंने बताया आपको कि जब किसी बड़ी वस्तु को पिघलाकर छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाए तो उन छोटी वस्तुओं का जो कुल आयतन है वो बड़ी वस्तु के आयतन के बराबर होगा। अब गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 3 का क्यूब बराबर छोटे वाले जो 3 गोले हैं तो उन सब में 4/3 पाई r क्यूब। पहले वाले की त्रिज्या कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 का क्यूब और उसके बाद में 4/3 और फिर पाई r क्यूब, तो इसमें 2 का क्यूब और तीसरे वाले में 4/3 पाई r क्यूब। r का मान हमें पता नहीं तो x मान लो x का क्यूब। अब इनमें 4/3 पाई सब में कॉमन है तो हम एक साथ में काट सकते हैं, या फिर पहले कॉमन ले लो उसके बाद में काट दो। तो मैं यहाँ पे इसको काट देता हूं, तो आपके पास में बचता है 3 का क्यूब बराबर 1.5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस x का क्यूब। अब अगर आपने ये क्लास मेरी पढ़ी हुई है तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि 1.5 का क्यूब 2 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.5 का क्यूब। या फिर आप इसको जब सरल करेंगे तो 3 का क्यूब कर लेना 27, फिर 1.5 का क्यूब करेंगे तो उसको घटा देना, 2 की क्यूब 8 को घटा देना, तो बराबर जो x का क्यूब आएगा फिर उसका घनमूल निकालेंगे तो आपके पास में x का मान है वो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक घनाभ की विमाएं 5:3:4 के अनुपात में है। अगर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो 2lb प्लस bh प्लस lh होता है और इसका मान आपको 846 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। वैसे भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको दिया गया है कि इसकी जो भुजाएं हैं, मतलब विमाओं का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो 5:3:4 में है। इसका मतलब लंबाई 5x है
और चौड़ाई 3 अक्ष है और ऊंचाई 4 अक्ष है। तो हम सबसे पहले लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं। तो 5 को 3 अक्ष से गुणा करेंगे तो 5 3 15, और यहाँ पे अक्ष जब अक्ष से गुणा होगा तो अक्ष स्क्वायर होगा। हम गलती ये करते हैं कि हम 5 अक्ष को 3 से गुणा करते हैं तो 15 अक्ष लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे अक्ष गुणा होकर अक्ष स्क्वायर आएगा, और उसके बाद में BH मतलब 3 चौके 12 अक्ष स्क्वायर आएगा, और उसके बाद में 5 चौके 20 अक्ष स्क्वायर आएगा, और बराबर में दे रखा है 846। अब इसको सरल करते हैं तो ये आता है 2, 15 और 12 हो गए 27, 27 और 20 हो गए 47, 47 एक्स स्क्वायर बराबर 846। अब आप इसको सरल करेंगे तो 47 और 2 उधर चले जाएंगे बट्टे में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 846 बट्टे 47 गुणा 2, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 9। एक्स का मान आ गया 3, एक्स का मान एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो एक्स का मान 3 यहाँ पे रखते हैं, तो 5 3 15, पहली भुजा आ गई 15 सेंटीमीटर, 3 गुणा 3, क्योंकि एक्स का मान 3 यहाँ रखेंगे तो 3 3 9 और ये 3 चौके 12, तो इसकी भुजाएं है वो आ गई 15 9 और 12। अब आपको पूछा है आयतन, आयतन होता है LBH। आप 15 को 9 से गुणा करेंगे और उसके बाद में 12 से गुणा करेंगे। तो देखो ये बहुत ही आसान होता है, कैसे? क्योंकि आपके पास में जो ऑप्शन है बहुत दूर दूर दिए हुए हैं, तो आप बिना कैलकुलेट करे हुए भी तुक्का लगा सकते हैं। देखो कैसे, आपको पता है 15 को 9 से गुणा करना है, तो 15 को 9 की बजाय 10 से भी गुणा कर ले तो 150 आता है। 150 को 12 से गुणा करने की बजाय आप 10 से गुणा कर लो, तो 150 को 10 से गुणा करेंगे तो लगभग 1500 आएगा। अब 12 से गुणा करना, इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 1500 से थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन कौन सा है? 1620 है। तो आप बिना कैलकुलेशन करे हुए ऐसे इसको सरल कर सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है, बंटन का आपको बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों बहुलक का मतलब होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उस फ्रीक्वेंसी वाले पद मूल्य का मान। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 45 है, इसका मतलब इस वर्ग में जो पद मूल्य है 60 से 65 उसके बीच में बहुलक का मान आएगा। अब जब वर्गों के रूप में ये दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में बहुलक का सूत्र होता है Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0। मैंने तरीका बताया था, 10 का मतलब होता है 10, जैसे 10 का नोट आपको रखना है। अब बट्टे में भी आपको ऐसा का ऐसा लिख देना है, मतलब F1 माइनस F0। उसके बाद में आपको बट्टे में क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखना और यहाँ पे भी 2 लिखना है। आपने 2F1 लिखा और यहाँ पे 2 का मतलब होता है माइनस F2 और इनटू होता है I। ये तरीका आपको याद करने का बताया था। L1 का मतलब होता है कि जो वर्ग आपने सेलेक्ट किया है उसकी लोअर लिमिट, तो ये हो गया 60 प्लस F1 का मतलब होता है कि जो वर्ग आपने सेलेक्ट कर रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 और उससे जस्ट पहले वाले की फ्रीक्वेंसी F0 होती है, उससे जस्ट बाद वाले की फ्रीक्वेंसी F2 होती है। अब यहाँ पे F1 का मान आप लिखेंगे 45 माइनस F0 का मान लिखेंगे 18 बटे 2F1, तो F1 का मान 45, इसका डबल हो जाएगा 90 माइनस F0, F0 का मान हो गया 18 और माइनस F2 का मान हो गया 16 और गुणा I का मतलब होता है इंटरवल अर्थात वर्ग अंतराल। तो 60 और 65 में अंतर कितने का है? 5 का, तो आप इसको गुणा करेंगे 5 से, ये हो जाएगा 60 प्लस 45 में से 18 जाएगा तो ये बच गया 27 और बट्टे में 90 में से आपको घटाना है 18 और उसके बाद में घटाना है 16, तो आप इसको घटाएंगे 90 में से, पहले 20 घटा लो तो 70 2 जोड़ दो 72, 72 में से अब आपको 16 घटाना है तो 10 घटाएंगे 62 बचेगा, फिर 6 और घटाएंगे तो बचेगा 56, तो ये 27 बटे 56 और गुणा 5। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि 27 दूना 54 होता है, लगभग 2 एक बार कटेगा, 27 से कट गया लगभग 2 बार 54, तो 2 से ऊपर है 5 और नीचे में बट्टे 2, 5 में 2 का भाग देंगे तो लगभग 2.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो भाग देंगे तो वो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो आप ज्यादा का भाग दे रहे हैं, मतलब 5 में 2 की बजाय 2 से थोड़ा ज्यादा का भाग दे रहे हैं तो 2.5 से थोड़ा कम आएगा। अब 60 में 2.5 जोड़ते हैं तो 62.5 होता है, लेकिन 2.5 से थोड़ा कम जोड़ना है, इसका मतलब 62.5 से थोड़ा सा कम, 62.5 से थोड़ा सा कम कौन सा है? 62.4 है। तो बिना कैलकुलेशन के आप ऐसे हल इसको कर सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में प्लस का मतलब भाग है, भाग का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब प्लस है, तो निम्न में से कौन से खत्म सत्य हैं? आपको जहां पे गुणा का चिन्ह दे रखा है वहां पे माइनस का चिन्ह रखना है, जहां माइनस का चिन्ह दे रखा है वहां पे प्लस का चिन्ह रखना है, और इसी प्रकार से इनको हल करके चेक करना है कि इसका मान 355 आता है तो ये सत्य है, अगर नहीं आता है तो ये असत्य है। तो सबसे पहले देखो इसको चेक करते हैं, ये 5 आपने ऐसा कैसे लिखा, उसके बाद में गुणा, गुणा का आपको चिन्ह लेना है माइनस, 5 माइनस 10, फिर माइनस, माइनस का मतलब आपको लेना है प्लस 15 और भाग, भाग की जगह आपको लेना है गुणा, तो गुणा 20 और फिर प्लस, प्लस की जगह आपको लेना है भाग 25 और फिर भाग की जगह आपको लेना है गुणा 30। अब आपको बोर्डमास के नियम का प्रयोग करते हुए इसको सरल करना है, तो सबसे पहले हम गुणा भाग को सरल करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसको सरल कर सकते हैं 20 बट्टे 25 गुणा 30 और ये 15 गुणा 20 बट्टे 25 गुणा 30, ऐसे आप इसको सरल करेंगे। सबसे पहले इसको सरल करना है तो हम देखो साइड में इसको सरल कर लेते हैं, तो ये 5 माइनस 10 प्लस 15 और गुणा, अब 20 बट्टे 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 20 भाग 25 को 20 बट्टे 25 भी लिख सकते हैं, उसके बाद में है गुणा 30, तो ये गुणा 30 लिख सकते हैं। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 से कटा 5 बार और 5 से कटा 6 बार, 5 से ये कट गया 3 बार। अब इसको गुणा करते हैं तो 3 गुणा 6, 6 3 18, 18 को 2 से गुणा करते हैं 36 और 0 से गुणा करते हैं 360, 360 तो ये आ गया।
अब ये है 5 माइनस 10, तो 5 माइनस 10 तो ये माइनस का 5 यहाँ पे बचेगा, 360 में से 5 जाएगा तो 355 आएगा। 355 दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, इसका मतलब पहला तो सही है। ऐसे ही जब आप दूसरे को सरल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 44, अब माइनस, माइनस की जगह आपको लिखना है प्लस का निशान, क्योंकि सेम नहीं लिखना होता इसमें, तो ये 11, और फिर भाग, भाग की जगह आपको लिखना है गुणा 2, और गुणा की जगह आपको लिखना है माइनस 6, भाग की जगह आपको लिखना है गुणा 6 और प्लस 2 माइनस 12, सॉरी फिर प्लस 2, तो यहाँ पे प्लस 2 की जगह क्या लिखेंगे? तो प्लस की जगह लिखना आपको भाग 2, और फिर यहाँ पे माइनस की जगह क्या लिखना है? तो माइनस की जगह आपको लिखना है, माइनस का मतलब है प्लस, तो आप लिखेंगे प्लस। अब इसको सरल करके चेक करेंगे तो इसका उत्तर भी 60 आ जाएगा, तो ये भी सही होगा। लेकिन जब आप तीसरे में मान रखेंगे तो यहाँ इसका मान 50 है, वो प्लस का नहीं आएगा। इस कारण से ऐसी स्थिति में केवल फर्स्ट और जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड है ऑप्शन सी में, फर्स्ट और सेकंड है वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो बड़ा ही आसान होता है, ये तो सभी के सही हो ही जाते हैं। अगला सवाल है, एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैंने आपको बताया था जब भी क्षेत्रमिति का कोई सवाल आए तो सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाते ही आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसने कहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने आपको बताया ये तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आता है पाई आर एल से। अगर इसमें आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब नीचे वाले जो वर्ताकार ढक्कन है उसका क्षेत्रफल जोड़ दूं तो ये दोनों मिलके होते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी का मान आपको दे रखा है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आप ऐसे लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने कितना दिया है? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इकाई को आप छोड़ दो, बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है तो आप इसको ऐसा ही रहने दो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, चाहे आप चाहे तो पाई आर एल लिखो, एक ही बात है। अब है आपको आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मान आप ज्ञात कर लेंगे, तो ये पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे व्यास जो है वो होता है त्रिज्या का दुगुना, यहां से लेके यहां तक टोटल है 28 सेंटीमीटर, तो 28 का आधा होती है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो आर का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14। पाई का मान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22/7, 7 से कट गया 2 बार। अब ये गुणा होगा तो 22 गुणा 2 हो गया 44, 44 को आप 14 से गुणा करेंगे, 44 गुणा 14, तो ये आ जाएगा कितना आएगा? देखो 4 चौके 16 का 6, असल की 4 चौके 16 और 1 17। अब यहाँ पे लिखेंगे 44, टोटल जुड़ के हो जाएगा 6 7 और 4 11 और 4 और 1 5 और 1 6, 616, ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसका पक्षांतरण इधर करेंगे 1760 में से पहले निकाल लो आप 600 को, तो 1700 में से 600 निकालोगे तो 1100, 60 में से 16 निकालो तो 1100 से कुछ ऊपर आएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये रहा 1144। तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है, आप ऐसे ही अंदाजे से इसको सरल कर पाएंगे। तो 1144 वर्ग सेंटीमीटर इसका मान आ गया। मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था कि इसी प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा।